Okay, coming. Hello everyone, this is Pankaj Kewat, and today are going to discuss about the sections 24, that is welfare facilities. Welfare facilities. What do you mean by welfare facilities? Welfare facilities. Welfare means किसी का कल्याण करना या उद्धार करना या किसी को सुविधा देना. फैसिलिटीज का मतलब तो हो गया सुविधा. वेलफेयर एग्जैक्टली हिंदी होती है कल्याण उद्धार करना. ओके, तो माइंड से रिलेटेड क्या क्या वेलफेयर फैसिलिटीज होती है इस एक्ट के तहत हम लोग देखेंगे, इस सेक्शंस के तहत हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ जब रूल्स की क्लास चलेंगी तो उस पर भी देखेंगे. थोड़ी बहुत यहाँ रूल्स से रिलेटेड बात भी कर लेंगे. ओके, तो सेक्शंस 24 वेलफेयर फैसिलिटीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ETC. वेलफेयर फैसिलिटीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ETC. Okay, welfare, it means कल्याणकारी कार्य, कल्याण या समथिंग, कल्याण मान लीजिए, और फैसिलिटीज मतलब सुविधा. अगर इसको सेंटेंस में सजाएं तो क्या हो जाएगा? कल्याणकारी सुविधाएं, कल्याणकारी सुविधा, जो भी है हिंदी में अपना देख लेना, बट एग्जैक्टली मीनिंग यही है. ओके, वेलफेयर फैसिलिटीज. अब एस्टेब्लिशमेंट, हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट को लेके डिस्कशंस कर चुके हैं कि वैसा इंडस्ट्रीज या फिर वैसा कंपनी या फिर और क्या आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट तो है ही है, इंडस्ट्रीज, कंपनीज या माइंस या फिर कोई फैक्ट्री मान लीजिए या प्लांट मान लीजिए. ठीक है, कोई भी एनीथिंग्स वेयर किसी को रोजगार मिले और उस रोजगार में उस फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, कंपनीज या एस्टेब्लिशमेंट में 10 से मोर वर्कर रहे, 10 प्लस मोर वर्कर्स को अगर रोजगार मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा. ओके, एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा. अब हम लोग कल्याणकारी या कल्याणकारी की सुविधा में देखते हैं क्या क्या आएंगे. पहला अगर देखा जाए तो क्या आएगा बताइए आप. अगर आप किसी फैक्ट्री में या माइंस में काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऐसे कार्य या क्या क्या आपको सुविधा चाहिए. सुविधा क्या चाहिए भाई? 8 घंटा रेगुलर किसी भी जगह पे काम करना, थोड़ा टायर्डनेस यानी कि थकावट तो होगा, और थकावट दूर करने के लिए हमें क्या लेना होगा? थकावट दूर करने के लिए हमें भोजन और पानी लेना होगा. तो यहाँ बात आती है सुविधा कि भाई हम वर्कर है, हमको कंटिन्यू 8 घंटा हम काम नहीं कर सकते, 3 से 4 घंटा में खाना पच जाता है, तो हमें बीच में ब्रेक चाहिए, और ब्रेक के टाइम पे खाना भी चाहिए, यानी कि खाना और पीना. इसको आप क्या बोल सकते हो? कैंटीन बोल सकते हो ना. तो भाई हमें कैंटीन की सुविधा चाहिए. कैंटीन की सुविधा हो गई. अब सपोज राइट, मैं ड्यूटी पीरियड में हूँ और मेरे को एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा ही चोट लगा, लेकिन अब हमें डिस्पेंसरी जाना है या हॉस्पिटल जाना है या नर्सिंग होम जाना है. तो भाई मैं पैदल चल के तो जा नहीं पाऊंगा, या हमारी खुद की भी बाइक है तो मैं जा नहीं पाऊंगा. अगर इमरजेंसी या फिर बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस आ गई है कि इमीडिएटली हमें निकलना है,
हॉस्पिटल, तो इस क्या सुविधा होगा हॉस्पिटल जाने के लिए? तो क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे हॉस्पिटल जाने के लिए? एम्बुलेंस बस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए ना। अब एम्बुलेंस बस हो या फिर एम्बुलेंस कार हो या गाड़ी हो, बस होना चाहिए। ठीक, ये हो गई। अब समझ लो कि माइंस में तो अब महिलाओं के लिए भी नियोजन का रास्ता खोल दिया गया है, ठीक है ना। तो इन द केस कोई भी लेडी प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई और उनका बच्चा हुआ, ठीक है, तो 8 घंटे अपने बच्चे को छोड़ के, या कोई भी बच्चा माँ को छोड़ के 8 घंटे तो रह नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो भाई उसके लिए उस सुविधा, उस लेडी स्टाफ की सुविधा के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई वर्किंग के साथ साथ वो अपना बच्चे का भी केयर कर सके। तो ऐसे में क्या सुविधा चाहिए? क्रेचेस का सुविधा चाहिए, क्रेचेस फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है ना। और बच्चा कब तक बच्चा कहलाता है? बच्चा अगर 6 साल या 5 साल है तो उसको हम लोग बच्चा भी कहेंगे, उसके बाद 10 साल भी होता है तो भी बच्चे ही कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन माइंस के अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ पे विद इन 6 ईयर तक बताया गया है, 6 इयर्स ओल्ड, ठीक है। ये 3 सुविधा हो गई है। अब सुविधा क्या होना चाहिए? बाकी वेलफेयर तो आएंगे, एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन कोई बढ़िया, ठीक है ना। माइंस से रिलेटेड यहाँ वेलफेयर की सुविधा क्या क्या होनी चाहिए? ये हो गई, ये हो गई, 3 सुविधा हो गई। हाँ भाई, कैंटीन में हम तो खाना खा लिए, मान लीजिए कि खाना खा लिया हम कैंटीन में जो भी है, और एग्जैक्टली खाना खाने के बाद बॉडी तो तुरंत एक्टिव या तुरंत काम में तो नहीं उतर जाएगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? या फिर कोई बंदा खाना अपने घर से लेके आया है, तो वो भाई साहब कहाँ खाना खाएगा? या तो कैंटीन में खाएगा, कैंटीन में प्लेस नहीं है तो कहाँ खाएगा? रेस्ट शेल्टर में खाएगा, रेस्ट हाउस बोलिए या रेस्ट शेल्टर में खाएगा, शेल्टर। या फिर ऐसा भी है, इसको आप ये समझ लीजिए कि खाना खाने के बाद थोड़ा देर आराम तो मांगता है ना बॉडी, आधा घंटा है हमारे पास, तो 15 मिनट खाने में लगाया, 15 मिनट हमने रेस्ट में लगाया, तो ये सुविधा हो गया ना, एक तरह से सुविधा ही है ना, रेस्ट रूम या रेस्ट शेल्टर। तो ये हो गया, ओके। और फिर देखेंगे कि आगे क्या क्या और सुविधा होनी चाहिए माइंस में। सेक्शंस 24 फैसिलिटीज, वेलफेयर फैसिलिटीज इन द एस्टेब्लिशमेंट, ये हो गई। अब बात आती है कि भाई अगर कैंटीन की सुविधा हो तो कितने ऑर्डिनरी एम्प्लॉय पे हम कैंटीन की सुविधा देंगे? एम्बुलेंस, कितने एम्प्लॉय रहने पे एम्बुलेंस? क्रेचेस फैसिलिटीज कितने लेडी एम्प्लॉय पे हम लोग देंगे? उसके बाद रेस्ट शेल्टर, अगर मान लीजिए हमारे पास 5 मेंबर्स, only 5 members are present and working there in mines, ओके। तो वो 5 ही लोग हैं, 5 लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें कि एसीज, पंखे, लाइटिंग की सारा सुविधा उस हॉल्स में बनवा दूं, तो आप समझ सकते हो कितने खर्चे आ जाएंगे। एक एसी का 50,000, 25,000 समथिंग आएंगे ना। 2-3 एसी लगाओ, पंखे लगाओ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, तो भाई वो 5 एम्प्लॉय के लिए मैं तो इतना इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करूंगा। इन्वेस्टमेंट होगा जहां वजन होगी और जहां से प्रॉफिट होने की चांसेस
चांसेस होती है। ओके, तो एग्जैक्टली अब बताइए कि कैंटीन की फैसिलिटीज कितना वेलफेयर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय रहने पे हम लोग करेंगे। तो न्यू डाटा के अकॉर्डिंग है कि अगर कहीं भी 100 वर्कर, 100 वर्कर या फिर 100 से ज़्यादा हो तो किसकी सुविधा होगी? कैंटीन की सुविधा होगी। ओके, एक हो गई कैंटीन। अब दूसरी सुविधा आती है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस में कितने वर्कर होना चाहिए? 500 या मोर देन 500? मोर देन 500। एम्बुलेंस की सुविधा हम तभी देंगे जब हमारे माइंस में या एस्टेब्लिशमेंट में मोर देन 500 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो, 500 वर्कर हो, 100 प्लस मोर वर्कर या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, मोर देन 500 एम्प्लॉय हो तो हम एम्बुलेंस की सुविधा देंगे भाई। ठीक है, और ये किरचेस फैसिलिटीज विद इन कितने लेडी एम्प्लॉय होंगे या फिर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होंगे? ये 50 होनी चाहिए। नहीं, हाँ, ये 50 एम्प्लॉय होनी चाहिए। ये भी 50 वर्कर एम्प्लॉयज ये बोलिए। ठीक है, अच्छा, और उसमें भी बच्चे की जो एज रखी गई है ना, 6 साल तक ही रखी गई है। 6 साल है ना? हाँ, 6 साल है। ठीक है, अब आती है रेस्ट रूम, रेस्ट शेल्टर नहीं, रेस्ट रूम मान लीजिए, रेस्ट रूम। रेस्ट रूम इसमें भी कितना मेंटेन किया गया है? 50, मोर देन 50 वर्कर्स, मोर देन 50 वर्कर्स। ओके, एंड ये 4 प्रकार की सुविधा होनी चाहिए हमारे पास या वर्कर के लिए। ठीक है, अच्छा, अब सपोज दैट ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे कौन? कोई भी खनन कार्य में या एस्टेब्लिशमेंट में सुविधा उपलब्ध कौन करवाएंगे? भाई मेरी माइंड से तो मेरी ही जिम्मेवारी आएंगी ना सुविधा उपलब्ध करवाने की। तो सुविधा उपलब्ध करवाने की किसकी आएगी? मालिक की। तो मालिक कौन होते हैं? एम्प्लॉयर, जिन्होंने आपको क्या दिया? अपॉइंटमेंट किया है, उसी को एम्प्लॉयर बोलेंगे ना। ठीक हो गई। अगर एम्प्लॉयर की सुविधा हो गई, ओनर तो भाई वो अपनी पेपर वर्क करने में बिजी रहता है। ठीक है, एजेंट सबको प्रोडक्शन से लेके थोड़ी बहुत फाइनेंशियली और ओनर की फाइनेंशियली ड्यूटीज आती है। ठीक है, और लास्ट में बचा मैनेजर, ओनर, एजेंट और लास्ट में बचा हमारे पास कौन? मैनेजर। तो भाई ये दोनों को सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल और मैनेजमेंट तीनों की रोल है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक ना? लेकिन बेसिकली जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर की बेसिकली प्रोडक्शंस को लेके और सेफ्टी को लेके बहुत सारी जिम्मेवारीज होती है। ठीक है, ऑलरेडी सारे देखभाल माइन से रिलेटेड जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पे सब चीज कौन करते हैं? मैनेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद एजेंट करते हैं और ओनर को बस प्रोडक्शन, प्रॉफिट और दिस डेट से मतलब रहता है। तो कहने का मतलब मैनेजर को इतने सारे वर्कलोड दे देंगे तो क्या प्रोडक्शन और सेफ्टी पे सब चीज देखभाल सही तरीके से कर पाएंगे? नहीं ना,
नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली इतना वर्कलोड कोई नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या किया गया है कि भाई आप फाइनेंशियली से मुक्त रहो, आपको फाइनेंशियली से कोई भी मैटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या इतने सारे फैसिलिटीज ये सब, इसके लिए भी इसके पास इतना टाइम नहीं है। तो भाई साहब ने क्या करा, या फिर ओनर एजेंट ने क्या किया कि ये सब देख रेख करने के लिए एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया कि भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज जो है तो वो तो वर्किंग के पीरियड में है ही है, साथ में आपको ये सब भी देखना है वर्कर के हित में, ठीक है। तो ये भाई साहब बोले कि भाई अगर 50 वर्कर रहे तो मैं वो 50 वर्कर को समथिंग इतने सारे फैसिलिटीज थोड़ी ना दे सकता हूँ। तो एटलीस्ट ओवरऑल मुझे कितने वर्कर चाहिए, तो ओवरऑल 250 यानी कि 250 या फिर 250 से ज़्यादा वर्कर रहे तभी हम अपॉइंट होंगे। यानी कि वेलफेयर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट जब तक 250 या 250 से ज़्यादा नहीं हो जाती है तब तक नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई मुख्यतः बातें सेक्शंस 24 के अकॉर्डिंग, यानी कि वेलफेयर फैसिलिटीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ETC। ओके, क्वेश्चंस बेसिकली यहीं से बनेंगे। और आप थर्ड ईयर पास आउट करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यानी कि सरदार और ओवरमैन कोल इंडिया की वैकेंसी डाल रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूं कि क्वेश्चंस रहेगा कैंटीन की व्यवस्था कितने ऑर्डिनरी एम्प्लॉय रहने पे की जाएगी। पहला ऑप्शन 50, सेकेंड 150, थर्ड 100, फोर्थ 100 प्लस मोर। देखिए कहता है कैंटीन की व्यवस्था कितने वर्कर होने पे की जाएगी, ठीक है। पहला ऑप्शंस मैंने क्या दिया, 100 दिया, सेकेंड 150 दिया, देन आफ्टर और कुछ दिया था ना 150 के बाद 200 सपोज है, देन आफ्टर 100 प्लस मोर, ठीक है। तो नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बेसिकली आप ऑप्शन देख के थोड़ा बहुत तो दिमाग तो चकरा ही जाएगा भाई कि हमारा जो सेक्शंस 24 है वो कहता है कि 100 प्लस मोर वर्कर्स से हम क्या करेंगे, कैंटीन की सुविधा देंगे। और यहाँ बात लिखी गई है सुविधा यानी कि व्यवस्था देने की बात, ठीक है। तो 100 पे तो नहीं होगा, क्यों, 100 भी तो इसमें इंक्लूड है ना, तो ये क्यों नहीं होगा, रीजन बताते हैं, ठीक है, बाद में, ठीक है। अब आया 150, भाई 150 है तो बात थी 100 प्लस मोर वर्कर्स यानी कि 100 से ज़्यादा है, फिर भी ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताते हैं। 200 भी 100 से ज़्यादा ये भी नहीं होगा, बट एग्जैक्टली यहाँ क्या लिखा है 100 प्लस मोर, जो मैच करती है किस सेंटेंस को, ये सेंटेंस को, कैंटीन की सेंटेंस को। तो कहने का मतलब है जो सेंटेंस में आपको परफेक्टली व्यू मिलता है, परफेक्टली मैचिंग होती है, उसी सेंटर पे आप उसी ऑब्जेक्टिव यानी कि उसी ऑप्शंस पे आप टिक करके आए, आंसर करके आए। क्योंकि बेसिकली जो बात रखी गई है वो मैच कर रही है यहाँ से। हालांकि इसका कहने का मतलब था 100 या 100 से अधिक, 100 भी रहे तो भी चलेगा, 150 रहे तो भी चलेगा, 200 रहे तो भी चलेगा, बट दिस वन इज मोर सुटेबल एंड मोर रिलायबल नहीं बोल सकते, मोर सुटेबल एंड मोर क्या इफेक्टिव या समथिंग, है ना, मैच कर रही है ना। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, ये दिस वन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको
थोड़ा बहुत दिमाग को घुमाने या फिराने के लिए बनाया जा सकता है। ये हो गई। तो वेलफेयर की ओवरऑल जितने भी पॉइंट था सारा खत्म हो चुका है। अब चलते हैं सेक्शंस को थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो पा रही है या नहीं। हाँ सही है, सही है, सही है ना। हाँ सही है। चलिए सेक्शंस 24 वेलफेयर प्रोविजन के बारे में, चैप्टर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर हमारा। 24 वेलफेयर फैसिलिटीज इन द एस्टैब्लिशमेंट ETC। द employer shall be responsible to provide and maintain in his establishment such welfare facilities for the employees as may be prescribed by the central government, including किसकी जिम्मेवारी होगी वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए? एम्प्लॉयर की। ठीक है, वही बात रखी गई है, एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होगी वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए। और क्या 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 फैसिलिटीज होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देंगे या निर्धारित करेंगे। तो निर्धारित में से लगभग 6-7 पॉइंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? एडिक्वेट सुटेबल फैसिलिटीज फॉर वॉशिंग टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय सेपरेटली। यानी वॉशिंग मतलब हाथ का मुंह पाँव धोने के लिए स्पेशल क्या रहेंगे? सुटेबल फैसिलिटी फॉर वॉशिंग पॉइंट। वॉशिंग मतलब हाथ धोने के लिए नल उल या जो भी है, बाथरूम नहीं आएंगे, बस धोने के लिए लिखी गई है। अब वो बाथरूम की आगे बात रखी गई है। ठीक है, तो अगर फैसिलिटी है वॉशिंग की तो आपको वॉशिंग भी देनी है। किसके लिए? मेल और फीमेल के लिए अलग। पहला फैसिलिटी क्या जाएगा? इधर लिखता हूँ, पहला फैसिलिटी जाएगा आपका वॉशिंग पॉइंट। भाई अंडरग्राउंड हम गए, काला होके आ गए, तो भाई कम से कम हाथ तो धो लें, हाथ धो के खाना पीना खा लें। तो पहला वॉशिंग पॉइंट। और फीमेल के लिए अलग होंगे, मेल के लिए अलग पॉइंट होंगे, दोनों अलग अलग सेपरेटली होंगे। हाँ ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक, अब चलते हैं सेकेंड फैसिलिटी क्या है? बाथिंग प्लेस एंड लोकर रूम फॉर मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय सेपरेटली। अब बाथिंग प्लेस और लोकर रूम की बात आ गई है। देखो बाथिंग, इसमें मुंह कान धोने की बात है। बाथिंग प्लेस एंड लोकर रूम में क्या होगा भाई? मेरा कोई सामान है तो वो रख सकते हैं ना पर्सनली, लोकर सबके लिए। तो ये किनको मिलेगा? मेल को मिलेगा, फीमेल को मिलेगा और ट्रांसजेंडर। ये तीनों, ट्रांसजेंडर को भी आजकल क्या हो गया, अपॉइंटमेंट दी जा रही है। ठीक है, यानी कि तीनों को ये होनी चाहिए। दूसरा देन आफ्टर क्या नेक्स्ट फैसिलिटी है? प्लेस ऑफ कीपिंग क्लोथिंग नॉट वर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड फॉर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथिंग। यानी कि वैसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे कपड़े सुखा सके या कपड़े रख सके। प्लेस फॉर क्लोथिंग कर देते हैं, डायरेक्ट क्लोथिंग। ठीक है, प्लेस फॉर क्लोथिंग मतलब कैर के दरमियान कोई कपड़ा अगर गीला हो गया तो उस पर रखा जा सके, सुखाया जा सके, या सूखा कपड़ा वहां रखाया जा सके। ठीक है ना। देन आफ्टर सीटिंग अरेंजमेंट फॉर एम्प्लॉयज और ओब्लिगेटेड टू वर्क ए स्टैंडिंग पोजीशंस। अगर कहीं बंदा खड़ा होकर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए
वहां पे क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट करवाना है, सीटिंग अरेंजमेंट करवाना है, तो ये सब फैसिलिटी जाएगी उसके लिए भी। ठीक है। देन आफ्टर फैसिलिटी ऑफ कैंटीन इन एस्टेब्लिशमेंट फॉर employees thereof where 100 or more workers include contract labor are ordinarily employed। मतलब कह रहा है कि किसकी फैसिलिटी, कैंटीन की फैसिलिटी, कितना वर्कर होने पे, 100 और मोर वर्कर होने पे कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए, या कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और भी ऐड की गई है, क्यों ना वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, यानी कि आउटसोर्सिंग वाला हो या फिर कोई एक ठेकेदार के तहत काम कर रहा हो, लेकिन कैंटीन की व्यवस्था इतना से इतना होनी चाहिए। ओके, कैंटीन हो गई। देन आफ्टर क्या है, इन केस ऑफ माइंस मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ द employed or to be employed in mines before their employment and specific interval। यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन, पीएमई आईएमई की बात हो गई है, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशंस की फैसिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि पीएमई और आईएमई बात लिखा गया है ना, प्रॉपर देख लो यहाँ पे। इन केस ऑफ माइंस मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ एम्प्लॉयज employed और टू बी एम्प्लॉयड इन द माइंस, एम्प्लॉयर की भी, एम्प्लॉयज की भी, एम्प्लॉयड जो होने वाले हैं उनकी भी। पहला एम्प्लॉय मतलब जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसका एम्प्लॉयड ईडी, यानी कि जो काम कर रहा है या हो चुका है। ईडी कब लगता है यार, थोड़ा दिमाग से उठ गया। आईएनजी कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू भूत भविष्य वर्तमान, अरे थोड़ा मिस्टेक है, आप देख लेना। ठीक है, तो पहला जो काम कर रहा है, दूसरा जो एम्प्लॉयड है, और इसके साथ साथ तीसरा जो एम्प्लॉयड होने वाला है माइंस में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों की बात की गई है। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक इंटरवल टाइम में मेडिकल एग्जामिनेशंस होनी चाहिए, जिसको हम लोग आईएमई और पीएमई के नाम से जानते हैं, आईएमई और पीएमई के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, एक एक पॉइंट जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे भी बनाया जा सकता है कि निर्धारित किन वाक्यों में वेलफेयर फैसिलिटीज के अंतर्गत नहीं आती है। तो अगर ये सब आपको नहीं डाटा पता होगा तो फिर आपका 1 नंबर कर सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर बात आती है फर्स्ट एड बॉक्सेस एंड कपबोर्ड विथ कंटेंट readily accessible during all working hours। हाँ, अब आती है फर्स्ट एड बॉक्स एंड कपबोर्ड, FIRST, फर्स्ट एड बॉक्स एंड कपबोर्ड। भाई फर्स्ट एड बॉक्स तो आप आजकल हर जगह अवेलेबल होती है ना, तो इन माइंस में भी फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर सेफ्टी किट एक टाइप से, वो भी फर्स्ट एड है ना। एनी अदर वेलफेयर मेजर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर अंडर द सर्कमस्टेंसेस एज ए रिक्वायर्ड डिसेंट और स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज। इसके साथ एक बात और रखी गई कि और भी वो सारे बातें या एनी अदर थिंग्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज के हित में या समथिंग। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, विदाउट प्रीजुडिसाइज टू जनरलिटीज ऑफ पावर रेफर्ड टू अंडर सबसेक्शंस 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली। जो भी ऊपर से जो बातें दी गई थी ये सब, इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्रिस्क्राइब्ड बातें भी रखी हैं, तो उससे रिलेटेड बातें अब आएगी। तो पहला बात है, एम्बुलेंस रूम इन एवरी फैक्ट्री, माइन बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शंस वर्क वेयर इन मोर
देन 500 वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। तो क्या कह रहा है कि एम्बुलेंस रूम की फैसिलिटी होनी चाहिए। एम्बुलेंस रूम डायरेक्ट अच्छी बात है, एम्बुलेंस रूम लिख दी गई है। तो एम्बुलेंस रूम के अंदर ही एम्बुलेंस कार आएगी, एम्बुलेंस वैन आएगी, एम्बुलेंस बस आएगी, ठीक है ना। एम्बुलेंस रूम मतलब ये नहीं कि भाई एक 10 बाय 10 की कमरे पे एम्बुलेंस रूम लिख दिया और उस पर कुछ फैसिलिटीज है ही नहीं, तो वैसा नहीं, सारी चीज होनी चाहिए। गाड़ी से लेके प्राथमिकता फर्स्ट एड की जितने भी किट है और उससे रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो एम्बुलेंस रूम। देन आफ्टर मेडिकल फैसिलिटी एट ऑपरेटिंग सेंटर्स एंड halting stations, uniform, raincoats and other like amenities for protection for rain and cold for motor transport worker। हाँ भाई, ये अच्छी बात लगी, सेंटर halting stations, यूनिफॉर्म, रेनकोट। हाँ, देन आफ्टर ये क्या बात की गई कि रेनकोट की फैसिलिटी होनी चाहिए, वैसे वर्कर की रेनकोट की फैसिलिटी होगी, वैसे वर्कर की जो बंदा मोटर्स या फिर आप बोल सकते हैं पंप या पंपिंग में काम कर रहा हो, उसके लिए रेनकोट की फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर रेनकोट हो गई ना, हाँ। देन आफ्टर एडिक्वेट सुटेबल एंड सेपरेट शेल्टर और रेस्ट रूम, एडिक्वेट रेस्ट रूम यहाँ है ना, हाँ, एडिक्वेट शेल्टर या रेस्ट रूम होनी चाहिए for male, female and transgender employees and lunch room in every factory and mine wherein more than 50 workers are ordinarily employed and motor transport undertaken wherein employee is required halt at night। ठीक है, तो कह रहा है ना कि रेस्ट रूम शेल्टर या फिर रेस्ट रूम शेल्टर या फिर एक और क्या था, खाना खाने के लिए क्या है, कहाँ गया भाई, अभी तो हम लोग पढ़े थे ना। एडिक्वेट सुटेबल एंड सेपरेट शेल्टर और रेस्ट रूम फॉर मेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयड। हाँ, लंच रूम, खाना खाने के लिए लंच रूम ये सब होनी चाहिए व्यवस्था। कितना एम्प्लॉय रहने पे, मोर देन 50 वर्कर्स, ठीक है। अब 50 वर्कर्स में क्या है, क्या किनको मना गया है, मेल को भी मना गया है, फीमेल को भी मना गया और ट्रांसजेंडर को भी मना गया है, तीनों को मना गया है, ठीक है। और सेपरेटली होनी चाहिए, सेपरेटली है लिखा हुआ है ना, हाँ, सेपरेट लिखा हुआ है, सेपरेटली अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन एवरी फैक्ट्री, माइंस और प्लांटेशंस वेयर इन 250 और मोर वर्कर, यानी कि 250 या 250 से ज्यादा वर्कर हो तो क्या होंगे, वेलफेयर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। और वेलफेयर द क्वालिफिकेशन, कंडीशन, सर्विस एंड ड्यूटीज ऑफ सच वेलफेयर ऑफिसर, और क्वालिफाइड जो भी उनकी कंडीशन, सर्विस और ड्यूटीज है, ये शायद रूल्स में रखी गई होगी, क्वालिफिकेशंस ऑफ वेलफेयर। अच्छा, ठीक है। देन आफ्टर फॉर प्रोवाइडिंग बाय एम्प्लॉयर टेम्पररी लिविंग एकोमोडेशंस फ्री ऑफ चार्ज एंड विद इन द वर्क साइट और नियर to it as may be possible to build or to all building workers employed by him and causing removal of demolitions of temporary living accommodations and returning by the employer possessions of the land and obtained by him such purpose from municipal board or other local authorities। तो यहाँ पे ना क्या कहा गया है कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय टेम्पररी लिविंग एकोमोडेशंस फ्री फ्रॉम चार्ज। लिविंग एकोमोडेशंस मतलब किसी, मान लीजिए मेरे घर पे कोई बंदा आया, गेस्ट आया, ठीक है, किसी से मिलने के लिए 5-10 मिनट के लिए, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली तो हम
अपना बेडरूम या फिर अपना डाइनिंग रूम तो नहीं ना ले जाएंगे, उसको कहाँ बैठाएंगे, लिविंग रूम, जहाँ गेस्ट रूम होता है वहाँ बैठाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ बात रखी गई है कि एक लिविंग एकोमोडेशंस होनी चाहिए, ठीक है। लिविंग एकोमोडेशंस, या फिर सपोज दैट माइंस में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में बहुत बाहर बाहर से लोग आए, डीजीएमएस भी आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऑफिसर आए, तो उसके लिए भी तो हमें गेस्ट हाउस की जरूरत होगी ना। तो उसी को क्या यहाँ नाम रख दिया गया, लिविंग एकोमोडेशंस। अब भाई कोई बंदा रात में अपनी घर नहीं जा पा रहा है ड्यूटी के बाद करने, 10 बजे छुट्टी हुई, इमरजेंसी करते करते या ओवर ड्यूटी करते करते बज गया भाई 12 बज गया या 1 बज गया। अब वो बंदा सोच रहा है कि मैं अगर घर जाऊं तो रास्ते में कोई मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या समथिंग कुछ दिस डेट हो सकता है, तो बेस्ट है कि माइंस में ही रह जाऊं। तो माइंस में अलाउड तो वैसे नहीं है रहने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या बनाया गया, लिविंग एकोमोडेशंस। हाँ भाई, लिविंग रूम में आप रह सकते हो, सुबह अपने आराम से घर चल जाना, ठीक है। तो ये बात रखी गई है। Next is for payment of the principal employer, the expenses include providing accommodations of contractor where the building or other constructions for done is through the contractor। हाँ, ये शायद बात रखी गई है कि अगर आपका पेमेंट समथिंग कहीं भी फंसा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिस पे, अगर आप काम कर रहे हैं और पेमेंट फंसा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बोलेंगे, वो दिलवाने में आपको मदद करेंगे। Thereafter any other matter विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, और इसके साथ साथ कोई अदर मैटर भी जो इसमें प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, हो सकता है रूल्स में हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइड फॉर फैसिलिटी ऑफ कैचेस हैविंग सुटेबल रूम्स फॉर रूम्स ऑफ द यूज चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 6 years, कहाँ गया, 6 years of employees at suitable locations and distance either separately or along with the common facilities in the establishment where more than 50 workers are ordinarily employees। ओके, तो चिल्ड्रन के लिए क्या प्रोवाइड कराएंगे, एक क्रिचेस रूम हैविंग सुटेबल रूम यूज फॉर चिल्ड्रन। भाई बच्चा तभी रहेगा वहाँ जब तक उसके लिए कोई खेलने वलने की सुविधा ना हो, तो उस रूम में सारी सुविधा बच्चों के लिए, और बच्चा 6 साल तक जिसकी एज है उतना ही तक की वो फैसिलिटी दी जाएगी। 7 साल हो गया तो भाई अपने घर में छोड़ के आओ, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइडेड दैट एस्टेब्लिशमेंट कैन एबल कॉमन क्रिचेस फैसिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट प्रोवाइडेबल establishment pool or they setting common criterias and manners and they may agree with this as well। समथिंग कुछ नहीं है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट वेलफेयर की चैप्टर कंप्लीट हुई, ठीक है। वेलफेयर की चैप्टर कंप्लीट हुई। अभी रूल्स में थोड़ी 1-2 बातें रखना है हमें, तो मैं बताता हूँ कि रूल्स में क्या दिया ना, कि हम लोग ऐसे ऐसे सारे पार्टिकुलर सेंटेंस देखते हुए सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। लेकिन रूल्स में क्या दिया है कि हर चीज़ों के लिए एक अलग रूल्स बनाया गया है। अगर वॉशिंग के लिए है तो रूल्स अलग है, फर्स्ट एड बॉक्स के लिए है तो रूल्स अलग है, मेडिकल इक्विपमेंट है तो उसके लिए रूल्स अलग है, मेडिकल एग्जामिनेशन है तो उसके लिए रूल्स अलग है। तो जैसे रूल्स नंबर 49 वॉशिंग फैसिलिटीज, जो ये हमने बात किया था ना वॉशिंग, तो ये किस में रूल्स में आएंगे, रूल्स नंबर 49 में, ठीक है। ये जब पढ़ेंगे रूल्स को तो उस समय हम लोग देखेंगे रूल्स 49, ठीक। देन आफ्टर उसमें डीपली बातें रखी गई कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाथरूम की सुविधा टाइल्स लगी होनी चाहिए या कितना दिन के अंदर साफ होना चाहिए, लेडीज के लिए या फिर वुमेन के लिए कैसा होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद प्रोविजन ऑफ बाथिंग एंड प्लेस एंड लोकल रूम्स, ये आएंगे लोकल रूम्स, ये 50 में आएंगे। रूल्स 50, कैसा लोकर होगा, क्या होगा, चाबी किसके पास रहेगा, ये सब सारे उसमें डीपली बात रखी गई है। इसके बाद 51, ये सुखाने वाली बात कहाँ गई, ये 51 में आएंगे। इसी तरह सब चीज करते करते सबकी अलग अलग बातें रखी गई है। 53 में प्रोविजन ऑफ कैंटीन, ये कैंटीन अच्छा, कैंटीन की व्यवस्था कितने दूरी तक होनी चाहिए थी, ये बात पहले क्या था उस समय की पीने की व्यवस्था 6 मीटर या 15 मीटर टॉयलेट ये सब था ना उसमें रूल्स में। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है कि द कैंटीन इज सिचुएटेड एट ए अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, लगभग उतना डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द लेट्रिन एंड यूरिनल एंड प्रोसेस ऑफ एरिया अबाउट डस्ट स्मोक और ऑब्नोक्सियस फ्यूम्स। मतलब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए कि ये सब से अवॉइड हो सके। और भी बहुत सारे इसी के अंदर रूल्स 53 के अंदर ही कैंटीन मैनेजमेंट कमिटीज की बात रखी गई है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंस 54 में आएंगे। फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंस 54 में आएंगे। एनेक्चर 1 यानी कि 200 एम्प्लॉय रहने पे। ठीक है, और इसमें क्या है ना, रिफ्रेशर ट्रेनिंग ये सब यानी कि आरटीपी ये सब की बातें रखी गई है, क्या जो देखेंगे चलेंगे। 300 फर्स्ट एड स्टेशन कितना होना चाहिए, एक। प्रोवाइडेड नथिंग इन सब रेगुलेशंस टू कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन विद इन 300 ऑफ अनदर फर्स्ट एड। यहाँ पहले क्या था कि कितना 40 किलोमीटर था ना, 40 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर पे एक फर्स्ट एड स्टेशन से दूसरी फर्स्ट एड स्टेशन की डिस्टेंस होनी चाहिए 5 किलोमीटर पे पहले के टाइम पे। अभी क्या हो गया, वो 300 मीटर की लिखा गया। 5 किलोमीटर जो भी है वो डाटा भूल जाओ। अभी देखो क्या नया डाटा आया है कि भाई एक स्टेशन एक फर्स्ट एड स्टेशन की बात है। फर्स्ट एड स्टेशन रूम नहीं, फर्स्ट एड स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन की डिस्टेंस जो होगी मेंटेन होगी वो 300 मीटर होगी। दूसरी फर्स्ट एड स्टेशंस की बात की गई है, रूम की नहीं। ठीक है, इसके बाद एम्बुलेंस रूम मोर देन 500 वर्कर्स, सही है। रेस्ट एंड शेल्टर मोर देन 50 वर्कर्स। अच्छा हाँ, वेलफेयर ऑफिसर जो हम लोग बात किए थे ना, यहाँ 250 या 250 से ज़्यादा रहने पे वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे। तो पहले के टाइम पे था 1000 पे सब डिवाइड होगी। अगर 250 से ज़्यादा है यानी कि सपोज दैट मेरे पास 1500 वेलफेयर ऑफिसर है, तो 250 के बाद क्या हो जाएगा ना कि प्रत्येक 500 पे, प्रत्येक 500 पे एक ऑफिसर को हम लोग अपॉइंट करेंगे। प्रत्येक 500 पे एक वेलफेयर ऑफिसर को। जब हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे ना तब इसमें चलेंगे। मोर देन 100 एंड नॉट एग्जिट 1000, ये थोड़ी क्रिटिकल बातें रखी गई है, इसको पढ़ के समझना होगा। क्रेचेस फैसिलिटीज 50 वर्कर्स, हाँ ठीक है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट ये जो रूल्स से रिलेटेड जो बातें हैं लगभग मिलती जुलती है सेक्शन 24 से। ठीक है, वही डाटा अप्रोक्स है। तो रूल्स जब हम लोग शुरुआत करेंगे तब उसमें चलेंगे। अभी सेक्शन 24 कंप्लीट हुआ ना, अब 25 किस चैप्टर को आएगी, मेडिकल को लेके आएगी। 24 नहीं 26 क्या है, वीकली
कंपनसेटरी हॉलीडेज है। इसके बाद मेडिकल वाली चैप्टर किस में आएगी? हाँ, मेडिकल एंड हेल्थ। हेल्थ आवर्स ऑफ वर्क एंड एनुअल लीव्स विथ वेजेस, ये 25। नेक्स्ट आएगी काम करने की घंटा और क्या क्या फैसिलिटीज। गला मेरा सूख रहा है। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय, हैव ए गुड डे, सॉरी गुड नाइट।